हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट से जो आपका वीएसी सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। और आपको क्वेश्चन आंसर की फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी और मोस्टली आपके क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखें और आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन है और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सभी पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं और एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारना है आपको टेलीग्राम पे और आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर पाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, फर्स्ट क्वेश्चन, वो ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझो, कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है, यानी कि जिसमें रूल्स लिखे होते हैं किसी भी कंट्री को चलाने के लिए। कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो फंक्शनिंग करेगी। इसी को आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो। बेसिकली ये एक बुक है, ठीक है। और आप ये समझ लो कि ये एक कंट्री का डीएनए है जो कि बताता है कि कैसे एक कंट्री प्रॉपरली ऑपरेट करती है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी प्रीएम्बल काफी लेंथी है, यानी कि हमारी बहुत ब्यूटीफुल सी एक प्रीएम्बल है जो हमारे मतलब एक ओवरव्यू देती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या बताता है अंदर। जैसे जस्टिस के बारे में लिखा हुआ है प्रीएम्बल में, लिबर्टी के बारे में लिखा है, इक्वालिटी के बारे में लिखा है, फ्रेटर्निटी के बारे में लिखा है। और इसके अलावा फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया का जो है ना वो स्ट्रक्चर फेडरल है, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन होता है, पावर सेपरेशन है। और स्ट्रॉन्ग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट जो है हमारे यहाँ का हेड ऑफ स्टेट होता है, बट प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। और हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, जहां पर जो रियल पावर होती है वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास में होती है, जो एमपी एमएलएज होते हैं। फिर उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। जितने भी भारत के सिटीजन्स हैं उनको फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, ये सारी चीजें। फिर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी लिखे हुए हैं। और ये क्या है, गाइडलाइंस हैं कि गवर्नमेंट को कैसे जस्टिस और इकोनॉमिक जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनकी भलाई के लिए और क्या क्या करना चाहिए, अपनी तरफ से भी कुछ कानून वगैरह बना सकती हैं सरकारें स्टेट के अंदर। वो बातें इसमें आती हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी, जुडिशरी जो है वो पूरी सेपरेट है भाई एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से। और मतलब एक तरीके से चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रहता है कि भाई सही से हर कोई काम करे, कोई गलत करेगा तो उसको फिर पनिशमेंट मिले। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी को राइट टू वोट देता है, यानी कि आप अगर एडल्ट हैं 18+ हैं आप वोट डाल सकते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और अमेंडमेंट का प्रोसीजर भी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा टफ नहीं है, इसको अमेंड किया जा सकता है, बट अमेंडमेंट का प्रोसेस भी इतना इजी नहीं है। एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है। ये कुछ हाइलाइट्स थी जो मैंने आपको बता दी हैं। आप इसी को फर्दर एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। मैं आपको की पॉइंट्स बता देता हूं जिससे कि आपकी हेल्प हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन जस्टिस, ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है किसी के साथ आप पार्शियलिटी ना करें, सोसाइटी में फेयर उसके साथ रहें और मतलब इक्विटी रहे, मोरालिटी रहे, फेयरनेस हो। ये दो तीन चीजें होती हैं जस्टिस के लिए। और हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात करें तो जस्टिस जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे इक्वालिटी आती है, आप जस्टिस किसी को जब भी दे सकते हो जब आप इक्वल ट्रीटमेंट दोगे सभी को, ठीक है। और किसी के रेस, जेंडर, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के उस पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ड्यू प्रोसेस, देखो आप यहाँ पे ये बताया जाता है कि गारंटीइंग दैट इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड फेयरली एंड दैट लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफ फॉलो एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शंस बाय द गवर्नमेंट। यानी कि सभी को, इंडिविजुअल्स को गारंटी मिलती है कि उनके साथ फेयरली ट्रीट आएगी जो हमारी गवर्नमेंट है, जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी, ठीक है। और कोई गवर्नमेंट जो है अपनी तानाशाही नहीं करेगी। फेयर रिप्रेजेंटेशन, कि हर इंडिविजुअल जो भी देश में रहता है उसको फेयर और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले वोट डालने के लिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, या जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस होता है कंट्री का उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले उसको। फिर उसके बाद है रूल ऑफ लॉ, यानी कि सभी चाहे कोई भी हो, ठीक है,
चाहे कोई नेता हो, कोई छोटा आदमी है, बड़ा आदमी है, जो भी है, वो सभी के लिए रूल बराबर हो, ठीक है। और पावर के बेसिस मतलब पावर के दम पर कोई ज्यादा उछले ना, कहने का मतलब है। इंडिविजुअल राइट्स यानी कि प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे ये बात होती है कि आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना, और जो लिबर्टीज आपको मिलती है जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपके रिलीजन को मानने की लिबर्टी है, आपकी प्राइवेसी की लिबर्टी है, ठीक है। ये चीज़ें होनी चाहिए एक जस्ट सोसाइटी में, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ सबको जस्टिस मिलता है, ये चीज़ें होती हैं। अब आपको शॉर्ट नोट लिखना है सर्वधर्म समभाव के ऊपर। ये क्या है कि एक एंशिएंट कॉन्सेप्ट है, ये एक संस्कृत का फ्रेज है जिसका मतलब है इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, यानी कि सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करना, यानी कि आपको टॉलरेंस सिखाता है, हार्मनी, भाईचारा, एक साथ कैसे रहना है उसके बारे में बताता है। सो इक्वालिटी, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करो, ठीक है। और आप किसी को ये मत बोलो मेरा रिलीजन तुमसे सुपीरियर है, तेरा रिलीजन मुझसे नीचे है। टॉलरेंस, ये हर किसी को सिखाता है कि आप ओपन माइंडेड रहो, लेकिन आप थोड़ा टॉलरेट करो, एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ, मतलब आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए अपने रिलीजन को लेके। एक्सपेक्ट मतलब आप एक्सेप्ट करो कि और भी रिलीजन के लोग रहते हैं, उनकी भी कुछ प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स होते हैं, आप ये मत कहो कि नहीं मेरा ही सब कुछ अच्छा है। हार्मनी, सर्वधर्म समभाव ये सिखाता है कि आप साथ में रहो, भाईचारे के साथ रहो, शांति के साथ रहो, चाहे आपके रिलीजियस डिफरेंस कितने भी हों। फिर है को एग्जिस्टेंस, ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है आप पीसफुली को एग्जिस्ट करें, एक मतलब ह्यूमैनिटी के नाते साथ रहें सोसाइटी में, ठीक है। और रिस्पेक्ट, ये हमें सिखाता है कि आप रिस्पेक्ट करो, कि मतलब आप सभी के रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करो, किसी को जज मत करो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करो, भेदभाव मत करो। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है कि भले ही भारत में रिलीजियस बिलीफ्स में डाइवर्सिटी है, प्रैक्टिसेस अलग हैं, बट हमारे अंदर यूनिटी है, हम सब एट द एंड हैं क्या, इंडियंस हैं। स्पिरिचुअल फ्रीडम, सर्वधर्म समभाव ये सिखाता है कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं हैव द राइट टू चूज एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन फ्रीली, उनको राइट है, आपके इंडिया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट दिया गया है, आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। स्पिरिचुअल फ्रीडम है आपको। डिस्कस इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। भारत के अंदर जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो आर्टिकल 14 में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन की। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ को समझते हैं सबसे पहले। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हर इंसान जो एक सिटीजन है, ठीक है, इज सब्जेक्ट टू द सेम लॉज, यानी कि आपका स्टेटस चाहे कुछ भी हो, आप कानून के आगे एक नॉर्मल सिटीजन ही रहोगे। एग्जाम्पल, कोई भी जब लीगल प्रोसीडिंग होती है कोर्ट के अंदर, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पावरफुल है या गरीब है, वनरेबल है, कोई कमजोर है, सभी को इक्वली ट्रीटमेंट मिलता है कोर्ट के अंदर। चाहे कोई सेलिब्रिटी है, कोई क्राइम करेगा तो भाई कोर्ट उसे भी जाना पड़ेगा, और कोई ऑर्डिनरी अगर बंदा है क्राइम करेगा तो उसको भी जाना ही पड़ेगा कोर्ट के अंदर। फिर है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि दिस प्रिंसिपल गोज बियॉन्ड मेयर इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये इंश्योर करता है दैट सिमिलरली सिचुएटेड इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड अलाइक बाय द लॉ। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम देखते हैं, फिर आपको समझ आएगा। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है इंडिया का, उसका एम है कि इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिले सभी चिल्ड्रन को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, यानी कि उनका बैकग्राउंड ना देखते हुए सभी को इक्वल ट्रीटमेंट देते हुए सभी को राइट टू एजुकेशन है। सो द लॉ एंश्योर्स दैट नो चाइल्ड इज डिस्क्रिमिनेशन। ये कानून कहता है किसी के साथ भेदभाव मत होने दो अगेंस्ट बेस्ड ऑन कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे और इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे कि उसको एजुकेशन ना मिल रही हो। यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सरकार जो भी फायदा देती है, आपका बैकग्राउंड नहीं देखती है, आपको वो चीज़ें मिले, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सो मतलब यही चीज़ें हैं कि सभी को वो चीज़ें मिले इक्वली। फिर उसके बाद है रिजर्वेशन पॉलिसीज। इंडिया के अंदर मैंने आपको पॉलिटिकल थ्योरी अगर आपने कभी पढ़ी है, सो पोल थ्योरी में एक डिबेट आती है अफर्मेटिव एक्शन की,
ठीक है, या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी जिसे कहते हैं। ये क्या है, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो अच्छे कॉज के लिए किया जा रहा है, कि जैसे SC ST लोग हैं, उनके साथ हिस्टोरिकली बहुत कुछ ऐसा हुआ है बुरा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में उनको रिजर्वेशंस दी गई हैं। सो ये एक अफर्मेटिव एक्शन है, यानी कि ये एक प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, अच्छा डिस्क्रिमिनेशन है, जिस टाइम पे ये इंप्लीमेंट हुआ था लॉ। एग्जाम्पल के लिए SC ST OBC, ठीक है, इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दी जाती है, और ये चीज़ें लिखी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लिखी हैं कि ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। और एक लैंडमार्क केस है, मैं आपको बताता हूँ, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इस केस में हुआ क्या था, द सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का स्कोप थोड़ा एक्सपेंड किया सुप्रीम कोर्ट ने अंडर द आर्टिकल 21, और टू इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। और ये एम्फेसाइज करता है कि द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। यानी कि ये प्रोसेस जो होता है वो मतलब एक न्याय संगत हो, फेयर हो, सभी को मतलब निष्पक्ष रूप से न्याय मिले, और रीजनेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, दिस केस illustrates the evolving understanding of equality and protection of law, ensuring that the government's actions are not arbitrary and comply with the principles of justice। so ये इसके बारे में बताया जाता है। ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। फिर एलेबरेट ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज एंड एनश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 51A में है, और कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उसमें, मोरल बातें हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसके बाद ये ऐड करी गई थी, और टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये लीगली इन्फोर्सेबल तो नहीं होती, आपको भाई खुद ही एक कर्तव्य होता है आपका, कोई ये नहीं बोलेगा जबरदस्ती कि आप भाई तिरंगे का सम्मान करो, ये अंदर से एक फीलिंग होती है। जैसे रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहली चीज़ है आप कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करें, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं उसकी रिस्पेक्ट करें, चाहे वो कोर्ट है या पुलिस स्टेशन है या कोई भी चीज़ है, सरकारी चीज़ है, उसकी रिस्पेक्ट करें। नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जो नेशनल स्ट्रगल था, जो सेक्रीफाइस किया लोगों ने, ठीक है, उनको, उनके लिए आप कुछ फीलिंग रखें, ठीक है। और सोवेर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि आप जो हैं हमारे देश के अंदर कोई अगर देश को तोड़ने की बात करता है तो उसके अगेंस्ट खड़े रहें, एक यूनिटी दिखाएं, एक भारतीय की तरह रहें साथ में। और इसके अलावा नेशनल सर्विस, ये क्या है, अपनी कंट्री को बचाओ, ठीक है, नेशनल, जब भी जरूरत पड़ती है कंट्री को आपकी, आप हमेशा खड़े रहो, सिर्फ मतलब कंट्री को बचाने के लिए, ठीक है, अपने वहाँ पे दिखाओ कि हाँ भाई आपके अंदर है वो चीज़, देशभक्ति, देश से प्यार। प्रमोशन ऑफ हार्मनी, यानी कि आप चाहे कितने भी डाइवर्सिटी में रह रहे हो, कितने भी रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल डाइवर्सिटीज हों, बट आप यूनिटी के साथ रहो। प्रेजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, सिटीजन्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो हमारे देश का कल्चर है, जो डाइवर्सिटी है, जो हमारी रिच हेरिटेज है, आप उसको प्रिजर्व करके रखोगे आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी, ये आपका कर्तव्य है। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जंगलों को मत काटो, ठीक है, पेड़ों को मत काटो, रिवर को गंदा मत करो, जो वाइल्ड लाइफ है उनकी मतलब जान मत लो, आप जानवरों को मत मारो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करो, पॉल्यूशन मत करो। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें आपकी मोरल आपके अंदर होनी चाहिए। नॉन वायलेंस पब्लिक प्रॉपर्टी, आप किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, गाली गलौच मत करो, आपकी जो पब्लिक जो प्रॉपर्टी होती है, सरकारी जो प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान मत पहुंचाओ, ये सब चीज़ें हैं। परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि आप हर तरीके से एक्सीलेंस हासिल करो ताकि आपका देश का नाम आगे हो, आपके देश के सिटीजन्स का नाम लिया जाए बाहर के देशों में। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, सभी बच्चों को आप अपॉर्चुनिटी दो पढ़ने की, ठीक है, और ताकि उनको भी नॉलेज मिले, एम्पावर्ड सोसाइटी बने। एनफोर्सेबिलिटी एंड रैशनल, यानी कि ये क्या है, ये लीगली इन्फोर्सेबल तो नहीं है, बट ये एक मॉरल और एथिकल गाइड है, ये आप मानना चाहो तो मानो, ना मानो आपकी मर्जी है। ये तो एक देशभक्ति की भावना होती है हर सिटीजन के अंदर अलग अलग। ब्रीफली एक्सप्लेन लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप एज अ फंडामेंटल राइट्स। सो लिबर्टी के बारे में बात करूं, आर्टिकल 21, द राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है आपको, आपकी पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21 में, यानी कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ, कोई आपसे आपकी जान नहीं ले सकता, आपकी पर्सनल लिबर्टी आपसे कोई नहीं छीन सकता,
जबकि कानून के अंदर है अगर ये चीज़, जब कानून कहता है कि आपको फांसी होगी तो फिर आपकी जान जा सकती है, वहां पर ये लागू नहीं होता। थॉट यानी कि आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19 ये गारंटी करता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप अपने थॉट्स को रख सकते हो, अपने ओपिनियंस को रख सकते हो, ठीक है, आप लिख कर बोल कर कैसे भी कर सकते हो। एक्सप्रेशन 19(1)(a) ये मेंशन किया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को सेफगार्ड करता है, यानी कि एक राइट है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करो। फेथ आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 आपके जो भी आपका रिलीजन है, आप उसको प्रोपोगेट करना चाहो, प्रैक्टिस करना चाहो, जो भी करना चाहो आप वो चीज़ कर सकते हो, कोई आप में इंटरफेयर नहीं करेगा, आप जो धर्म को मानना चाहते हो वो मान सकते हो। फिर है वर्शिप, आप किसी को भी पूजा आप करना चाहो, जो आप सेरेमनी करना चाहते हो, जो रिचुअल करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, आपको पूरा यहाँ पे फ्रीडम है इंडिया के अंदर। व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो ऐसे देखने को मिलता है कि हमारे इधर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारी जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, सबसे पहले लेजिस्लेचर है, आर्टिकल 245 से 255 तक इसके बारे में लिखा है। पार्लियामेंट जो होता है वो सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेजिस्लेचर के लेवल पर रिस्पॉन्सिबल होता है लॉ मेकिंग के लिए, कानून बनाने के लिए। सो उसके पास पावर है कि वो कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकता है। यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट होती है, यानी कि यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिस पर दोनों गवर्नमेंट्स मिलकर कानून बना सकती हैं। और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव आता है, प्रेसिडेंट जो है वो हेड होता है एग्जीक्यूटिव का सेंट्रल लेवल पर, और गवर्नर जो होता है वो स्टेट लेवल पर हेड होता है। रियल एग्जीक्यूटिव की जो पावर होती है वो पीएम के पास होती हैं और मिनिस्टर्स के पास में होती हैं। इनका रोल होता है कि जो भी लॉज हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है, और कानून को इम्प्लीमेंट करवाना मेन इसका काम होता है। फिर जुडिशरी, जुडिशरी का मतलब क्या, हमारे इंडिया में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होती हैं, फिर हाई कोर्ट होती हैं हर स्टेट में, फिर एक हमारी सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे सुप्रीम है, उसका डिसीजन फाइनल होता है। कोर्ट्स का काम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन देना, और अगर कोई गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट देना, और ये इस तरीके से होता है हमारे देश के अंदर। Analyze social, political and economic justice as provided in the preamble to the Indian Constitution. सोशल जस्टिस के बारे में लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हमारी प्रीएम्बल ये कहती है कि सोशल जस्टिस यानी कि एक सोसाइटी ऐसी हो हमारे देश में जो फेयर हो, इंक्लूसिव हो और इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को मिलती हो। सो द मेंशन ऑफ सोशल जस्टिस ये फोकस करता है कि एक सोशल इनइक्वालिटीज जो है वो ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और मतलब जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उनका भला हो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर है पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस का मीनिंग ये है जितने भी सिटीजन्स हैं उनको पॉलिटिकल राइट्स मिलें, सभी को अपॉर्चुनिटीज मिलें, और आप पार्टिसिपेट कर पाओ पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, चाहे वोट डालना हो, चाहे इलेक्शन लड़ना हो। फिर उसके बाद आता है इकोनॉमिक जस्टिस। ये हमारी प्रीएम्बल इकोनॉमिक जस्टिस भी बताती है, यानी कि इसमें यह है कि आप जो भी आप काम करते हो आपको रिसोर्सेज जो हैं वो फेयरली मिले, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आप कोई काम कर रहे हो तो आपके साथ अन्याय ना हो कि आपसे काम करवा कर आपको पैसे नहीं दिए, या मेल और फीमेल में अलग अलग पैसे दिए जा रहे हैं सेम काम के। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ओवरऑल हमारे जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक तरीके से ये बताता है कि हमारी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि हम किस तरीके से एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर आपको एक डिग्निफाइड लाइफ मिलती है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए बहुत कुछ करता है। सो यही थी आज की वीडियो। फीडबैक में आप जरूर लिखना कमेंट में जाके वीडियो कैसी लगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। जय हिंद, जय